बिहार के पिछले विधानसभा चुनावों में आरजेडी की हार के बावजूद उसका पारंपरिक मुस्लिम यादव एमवाई वोट बैंक पूरी तरह से एकजुट और मजबूत बना रहा। महागठबंधन को मिले कुल वोटों में से 60% वोट इन्हीं दोनों समुदायों से आए थे। हालांकि महागठबंधन की हार का मुख्य कारण ये रहा कि एनडीए को सवर्णों, गैर यादव ओबीसी और अत्यंत पिछड़े वर्ग ईबीसी सहित अन्य समुदायों का व्यापक समर्थन मिला। एनडीए ने इन व्यापक समर्थनों के दम पर 202 सीटों पर जीत हासिल की, जिससे साफ हुआ कि केवल एमवाई फैक्टर अब बिहार में सत्ता पाने के लिए पर्याप्त नहीं है, बल्कि व्यापक सामाजिक समीकरण की आवश्यकता है। G20 समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैश्विक चुनौतियों का समाधान करने के लिए सहयोग और समावेशी विकास को सबसे महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि विश्व का भविष्य तभी मजबूत हो सकता है जब सभी देश आपसी सहयोग की भावना से काम करें। मोदी ने समावेशी विकास पर विशेष जोर दिया, जिसका अर्थ है कि विकास के लाभ समाज के हर वर्ग तक पहुंचने चाहिए। प्रधानमंत्री ने G20 देशों से मिलकर काम करने का आह्वान किया ताकि जलवायु परिवर्तन, गरीबी और असमानता जैसी समस्याओं का स्थायी समाधान खोजा जा सके। उत्तर प्रदेश इको टूरिज्म विकास बोर्ड ने दुधवा और कतरनिया घाट को प्रमुख इको टूरिज्म हब बनाने के लिए कई प्रस्तावों को मंजूरी दी है। इनमें मुख्य रूप से नदी सफारी की क्षमता को दोगुना करना, स्थानीय थारू संस्कृति को बढ़ावा देना और थारू थाली व्यंजनों को व्यापक रूप से प्रचारित करना शामिल है। इसके अलावा चंदन चौकी शिल्पग्राम का पुनर्विकास भी प्रस्तावित है। इन पहलों से क्षेत्र में इको टूरिज्म को बल मिलेगा, जिससे न केवल पर्यटन बढ़ेगा बल्कि स्थानीय समुदायों और थारू जनजाति के लोगों के लिए रोजगार और विकास के अवसर भी सृजित होंगे। भारत ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा लगाए गए उच्च टैरिफ शुल्क के बावजूद अपने निर्यात को बढ़ाने में सफलता हासिल की है। ये अमेरिका के लिए एक उल्टा दांव साबित हुआ। भारत ने अमेरिकी उत्पादों पर जवाबी शुल्क लगाकर अमेरिका पर दबाव बनाया, जिससे अमेरिकी कंपनियों को अपने माल को भारत में बेचने में कठिनाई हुई। इसके साथ ही भारत ने उत्पादन लागत कम करने और उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार पर ध्यान केंद्रित किया। इस मास्टर स्ट्रोक के कारण भारतीय उत्पाद वैश्विक बाजार में अधिक प्रतिस्पर्धी बने, जिससे निर्यात में वृद्धि हुई। उत्तर प्रदेश सरकार ने एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण से निपटने के लिए एक विस्तृत कार्य योजना तैयार की है। इस योजना का मुख्य फोकस सड़क की धूल को कम करने, सड़कों का पुनर्विकास करने और सफाई व्यवस्था को मजबूत बनाने पर है। कार्रवाई के तहत डीजल ऑटो रिक्शा पर पूरी तरह रोक लगाई जा रही है। साथ ही प्रदूषण नियंत्रण के लिए प्रभावी रूप से एंटी स्मॉग गन का उपयोग किया जा रहा है। इस पूरी कार्ययोजना की निगरानी और समन्वय के लिए पर्यावरण विभाग के प्रमुख सचिव को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है, ताकि प्रदूषण को नियंत्रित करने के प्रयासों में तेजी लाई जा सके। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने कोयंबटूर और मदुरै में मेट्रो रेल परियोजनाओं के लिए केंद्र सरकार द्वारा प्रस्ताव को खारिज किए जाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। स्टालिन ने केंद्र पर भेदभाव का आरोप लगाते हुए इस मामले में व्यक्तिगत हस्तक्षेप की मांग की है। केंद्र ने कथित तौर पर जनसंख्या के आधार पर प्रस्ताव को अस्वीकार किया है, जिसे स्टालिन ने गलत बताया है। स्टालिन ने पत्र में तर्क दिया है कि कोयंबटूर की आबादी पहले ही 20 लाख से अधिक है, जो मेट्रो परियोजना की पात्रता के लिए एक मजबूत आधार है। उन्होंने जोर दिया है कि इन दोनों शहरों में मेट्रो की आवश्यकता बहुत अधिक है और केंद्र को जल्द से जल्द इस पर पुनर्विचार करना चाहिए। बिहार में नई सरकार के गठन के बाद भी राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी अपनी चुनावी हार के कारणों की समीक्षा कर रही है। आरजेडी ने राजगीर और कुढ़नी विधानसभा सीटों पर बीजेपी-जेडीयू गठबंधन के जीते उम्मीदवारों को ठीक एक समान वोट मिलने पर चुनाव आयोग से सवाल पूछा है। आरजेडी ने पहले भी आरोप लगाया था कि महागठबंधन के उम्मीदवारों को बेईमानी से हराया गया था। आरजेडी का कहना है कि 2 अलग-अलग सीटों पर विजयी उम्मीदवारों को एक बराबर वोट मिलना अविश्वसनीय है और यह वोटों की गिनती पर संदेह पैदा करता है। भारतीय युवा बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल ने टेस्ट क्रिकेट में एक अनोखा विश्व रिकॉर्ड बनाया है। उन्होंने अपने करियर के पहले 28 टेस्ट मैच 28 अलग-अलग मैदानों पर खेले हैं। यह उपलब्धि आज तक किसी भी अन्य क्रिकेटर ने हासिल नहीं की है। अपने डेब्यू से ही शानदार प्रदर्शन करते हुए जायसवाल ने अब तक 28 टेस्ट में 50 से अधिक के औसत से 2440 रन बनाए हैं। उनकी इस शानदार परफॉर्मेंस में 7 शतक, 2 दोहरे शतक सहित और 12 अर्धशतक शामिल हैं। ये रिकॉर्ड उनकी हर कंडीशन में ढलने की बेहतरीन क्षमता को दर्शाता है। यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (यूसीआईएल) ने माइनिंग मेट, वाइंडिंग इंजन ड्राइवर और बॉयलर कम कंप्रेसर सहित कई पदों पर बंपर भर्ती की घोषणा की है। इस भर्ती अभियान के माध्यम से कुल 107 उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा। इन पदों के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया 1 दिसंबर से शुरू हो जाएगी। आवेदन करने के लिए उम्मीदवार का कक्षा 10वीं मैट्रिक पास होना अनिवार्य है।
यह भर्ती यूसीआईएल में करियर बनाने का अच्छा अवसर प्रदान करती है, जिसकी सैलरी और विस्तृत जानकारी आधिकारिक अधिसूचना में दी जाएगी। उत्तराखंड के राशन कार्ड धारकों के लिए ये राहत भरी खबर है। खाद्य मंत्री रेखा आर्या के निर्देश पर जिन उपभोक्ताओं के अंगूठे या रेटिना स्कैन बायोमेट्रिक न होने के कारण ई-केवाईसी पूरी नहीं हो पाई है, उनका राशन नहीं रोका जाएगा। ई-केवाईसी की 30 नवंबर की अंतिम तिथि के बाद भी राशन का वितरण जारी रहेगा और ऐसे परिवारों को केवाईसी पूरी करने के लिए अतिरिक्त समय दिया जाएगा। अधिकारियों को राशन वितरण में नरमी बरतने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही राशन विक्रेताओं का बकाया लाभांश भी जल्द ही जारी किया जाएगा, जिससे हजारों उपभोक्ताओं को लाभ मिलेगा। मुजफ्फरनगर में एक महिला ने एसएसपी कार्यालय पहुंचकर प्लास्टिक की बोतल में लाए पेट्रोल को खुद पर छिड़ककर आत्मदाह का प्रयास किया। महिला का आरोप है कि उसका पति और ससुराल वाले उत्पीड़न कर रहे थे और पति ने उसे पीटा व जान से मारने की कोशिश की। महिला ने पुलिस पर उसकी शिकायत पर उचित कार्रवाई न करने का आरोप लगाया। गनीमत रही कि वहां मौजूद पुलिसकर्मियों ने फुर्ती दिखाते हुए उसे आग लगाने से पहले ही पकड़ लिया और उसे अस्पताल भेजा। पुलिस ने अब आरोपित पति के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और मामले की जांच की जा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड में अगले 5 वर्षों में चरणबद्ध भूमि बंदोबस्त कराने की घोषणा की है। इस घोषणा के तहत राजस्व परिषद ने एक विभागीय समिति का गठन किया है। यह समिति 15 दिनों के भीतर भूमि बंदोबस्त के लिए एक विस्तृत कार्ययोजना एसओपी तैयार करेगी। भूमि बंदोबस्त की प्रक्रिया शुरू करने से पहले इससे जुड़े नियमों में आवश्यक संशोधन किए जाने की संभावना है। इसका उद्देश्य पूरे प्रदेश में भूमि रिकॉर्ड और सीमाओं का व्यवस्थित और आधिकारिक निपटारा करना है। अयोध्या में श्री राम मंदिर पर ध्वजारोहण कार्यक्रम के बाद पर्यटन में भारी वृद्धि की संभावना है, जिससे राजस्व 4 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचने का अनुमान है। मंदिर की ध्वजा पर सूर्यदेव विराजमान हैं, जो पर्यटकों के आकर्षण का मुख्य केंद्र होगा। आंकड़ों के अनुसार जनवरी से जून 2025 के बीच अयोध्या में लगभग 23 करोड़ पर्यटक आ चुके हैं। उम्मीद है कि दिसंबर 2025 तक ये संख्या बढ़कर 50 करोड़ तक पहुंच सकती है। अयोध्या का ये बढ़ता पर्यटन न केवल स्थानीय अर्थव्यवस्था के लिए बल्कि उत्तर प्रदेश की संपूर्ण अर्थव्यवस्था, विशेषकर इसे $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने के लक्ष्य में के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। यह अयोध्या को एक प्रमुख वैश्विक पर्यटन हब बना रहा है। भारतीय जनता पार्टी भाजपा बिहार के सभी 243 विधानसभा क्षेत्रों के BLA 1 बूथ लेवल एजेंट 1 कार्यकर्ताओं को सम्मानित करने जा रही है। ये सम्मान समारोह 29 नवंबर को आयोजित किया जाएगा। यह निर्णय भाजपा की चुनाव प्रबंधन विभाग की बैठक में लिया गया है। BLA 1 कार्यकर्ताओं को यह सम्मान इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि उन्होंने हाल ही में हुए चुनावों में पार्टी की जीत सुनिश्चित करने और संगठन को मजबूत बनाने में अत्यंत अहम भूमिका निभाई थी। यह सम्मान बूथ स्तर पर उनकी कड़ी मेहनत को पहचान प्रदान करता है। संभल में स्मार्ट मीटर इंस्टॉलेशन अभियान ने अब तेजी पकड़ी है, जिसके तहत 30,000 से अधिक उपभोक्ता प्रीपेड हो चुके हैं। शुरू में स्थानीय विरोध और मीटर की सीमित सप्लाई के कारण गति धीमी थी। अधीक्षण अभियंता के अनुसार लोग अब स्मार्ट मीटर के फायदे को लेकर जागरूक हो रहे हैं और विभाग 50 से 55 टीमों को लगाकर काम में और तेजी लाएगा। विभाग का दावा है कि इस पहल से लाइन लॉस नुकसान कम हुआ है। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि गलत बिलिंग से जुड़ी बातें केवल अफवाह हैं। इस अभियान का लक्ष्य संभल के बिजली उपभोक्ताओं को बेहतर और पारदर्शी बिलिंग सुविधा प्रदान करना है। भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2025 में उत्तर प्रदेश लोकल टू ग्लोबल की थीम पर अपनी आर्थिक शक्ति का प्रदर्शन कर रहा है। प्रदेश के एक जिला एक उत्पाद ODOP योजना के तहत यहां कुल 343 स्टॉल लगाए गए हैं। इन स्टॉलों में पूरे उत्तर प्रदेश से 2750 से अधिक प्रदर्शक भाग ले रहे हैं। इस वर्ष मेले में युवा उद्यमिता और महिला सशक्तिकरण को प्रोत्साहित करने पर विशेष जोर दिया गया है। उत्तर प्रदेश अपने पारंपरिक उत्पादों को आधुनिक तकनीक और बेहतर पैकेजिंग के साथ अंतर्राष्ट्रीय मंच पर प्रस्तुत कर रहा है। इसका उद्देश्य प्रदेश के स्थानीय उत्पादों को वैश्विक बाजार तक पहुंचाना और राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है। वाराणसी के एक इलाके में बैटरी में स्पार्किंग होने के कारण एक चलते ऑटो रिक्शा में भीषण आग लग गई। आग इतनी तेजी से फैली कि देखते ही देखते पूरा ऑटो लपटों में घिर गया। इस अचानक हुई घटना से पूरे क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल बन गया और लोगों में दहशत फैल गई। स्थानीय लोगों की सूचना पर दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंची और उन्होंने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हालांकि आग बुझाए जाने तक ऑटो रिक्शा पूरी तरह से जलकर खाक हो चुका था। पुलिस अब इस मामले की विस्तृत जांच कर रही है ताकि घटना के सही कारणों का पता चल सके।
कन्नौज में एक हृदय विदारक सड़क हादसे में एक लोडर की भीषण टक्कर से बाइक सवार एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि युवक का हेलमेट चकनाचूर हो गया। पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू कर दी है। इस घटना के बाद स्थानीय लोगों ने सड़क सुरक्षा के नियमों के पालन और तेज रफ्तार वाहनों पर नियंत्रण को लेकर गहरी चिंता व्यक्त की है। ये हादसा सड़क पर सावधानी बरतने की आवश्यकता को दर्शाता है। मोहाली में शहीद भगत सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे तक पहुंचने के लिए 164 फीट चौड़ी नई सड़क का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। गमाडा GMADA द्वारा निर्मित यह सड़क अगले साल मार्च तक पूरी होने की उम्मीद है। इस नई सड़क के बनने से हवाई अड्डे की दूरी लगभग 4 किलोमीटर कम हो जाएगी। इससे यात्रियों का समय और ईंधन बचेगा और उन्हें ट्रैफिक जाम से भी छुटकारा मिलेगा। यह परियोजना फेज -11 और आसपास के निवासियों के लिए भी एक बड़ी राहत लाएगी। इसका निर्माण कार्य कंबाली गांव के पास प्रगति पर है, जो कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण कदम है।